नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है हमारा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे जो दोनों पूर्णांक हैं वो क्रमागत हैं और धनात्मक हैं। तो देखिए बच्चों, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे माना पहला पूर्णांक 1 है, अगला 2 और ये 3, 4, ये हमारे क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। अब क्रमागत में देखिए, यदि पहला हमारा ये 1 है तो अगला जो पूर्णांक बना है वो यानी कि पहले वाले में 1 जोड़ के बना है, यानी कि कितना हो गया 2। इसी प्रकार जो तीसरा बना है वो पहले वाले में 2 जोड़ के बना है। तो बच्चों अगर मैं पहले वाले को अगर x मान लूँ तो अगला कैसे बनेगा? 1 जोड़ के इसमें पहले वाले में, तो पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। अगर तीसरा पूर्णांक बनाना है तो पहले वाले में ही 2 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे पूर्णांक बनते हैं। तो अब इसमें हम मान लेंगे कि माना हमारा पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा? x+1। तो देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या बोला था कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे, बराबर में 365 रख देंगे। तो देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये हमने लिख दिया कि x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। अब देखिए ये हमारा x² प्लस ये x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको खुलना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए कि पहली का वर्ग, तो ये x² प्लस बीच में 2 और दोनों संख्याओं का गुणा, तो x एकम x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और बराबर ये 365। अब देखिए x² और x² कितने हो जाएंगे? 2x² प्लस 2x और ये प्लस 1, ये 365 इधर ही आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से ये 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, मैं इसमें से ले रहा हूँ कॉमन 2, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा x², यहाँ रह जाएगा x माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 182 बराबर 0। अब देखिए ये वाला 2 इसके बटी में आ जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो वो हो जाएगा 0। तो हमारा द्विघात समीकरण बना कितना कि x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इसके करने हमें गुणनखंड, तो यहाँ पे जो 182 है और बीच में यानी कि x का गुणन कितना है? 1। तो गुणनखंड मैंने पिछले सवाल में ही बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इस 182 को मैं दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे रख सकता हूँ? देखिए 1 गुणा 182 पहला तरीका। दूसरा 2 गुणा, तो 2 यानी कि 2 में कितने का गुणा करें कि 182 आ जाए? तो यहाँ पे 91 का। अब देखिए 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। तो देखिए 7 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या संख्या होगी? या ये कह लो कि 7 में कितने का गुणा करें कि 182 आवे। तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 छक 42, यानी कि 26 आया। अब देखिए 7 के बाद में 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भाग जाएगा इसमें। देखिए तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 13 एकम 13, 5 बचेंगे और 13 चौक 52, 14 बार। तो ये हमारे सभी संभव गुणनखंड आए 182 के, यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणन करें तो 182 आएगा। लेकिन हमें बीच में लाना है प्लस का 1 जोड़ के या गुणा करके, वो सॉरी घटा कर। तो इनसे नहीं आ सकता है, इनसे भी नहीं आएगा, ना जोड़ के ना घटा के, इनसे भी नहीं आएगा, इनसे आ जाएगा। देखिए इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 27 हो रहा है, लेकिन घटाने से 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे गुणा करके कितना लाना है? माइनस का 182। तो इसमें से मुझे बड़ी संख्या प्लस की लेनी है और छोटी संख्या माइनस की। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणा करूंगा तो माइनस का 182 हो जाएगा और जोड़ूंगा इन सब दोनों को तो प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि मुझे प्लस का 1 ही चाहिए। तो अब आइए देखिए यहाँ पर रखते हैं, कैसे रखेंगे इनको। तो x² यहाँ पर रखेंगे प्लस 14x माइनस 13x और ये माइनस का 182 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पे से कॉमन लेना है और इन दोनों पे से लेना है। तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ बचेगा x और ये 14। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और 13, तो यहाँ बचेगा x, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ हो गया प्लस 13 का इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा 14 बार, बराबर 0। तो एक गुणनखंड आया मेरा x प्लस 14 और एक बन गया कितना x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए मैं x प्लस 14 को भी 0 के बराबर करूंगा और x माइनस 13 को भी, क्योंकि x का मान या तो मेरा 14 होगा या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -14 और यहाँ से x का मान क्या निकलेगा 13। तो x का मान मेरा 13 भी है और 14 भी है, लेकिन उसने बोला था कि धनात्मक, तो इसलिए धनात्मक की वजह से हम यानी कि इस -14 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यह धनात्मक नहीं है यानी कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि यह धनात्मक नहीं है। तो x बराबर -14 नहीं लेंगे तो हम कितना लेंगे x बराबर 13। तो x हमारा पहला पूर्णांक था और दूसरा क्या था x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक x बराबर कितना आया 13 तथा दूसरा पूर्णांक कितना था x प्लस 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों 13 प्लस 1 यानी कि 14। ये हमारे दोनों आंसर हो गए, एक हो गया 13 और एक हो गया 14। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं अगला 5वां सवाल। तो देखिए बच्चों ये हमारा 5वां सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों इस सवाल में एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें उसने कहा है जैसे ये समकोण है तो ये 90 डिग्री का हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अब देखिए उसने सवाल में बोला था कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, इस लंब को ही क्या बोलेंगे ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है यानी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब आधार से, तो जो से शब्द आ रहा है हम उसी को मानेंगे कि ये जो ऊंचाई है वो आधार से। तो मैं मान लूंगा कि यदि आधार x है तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी उससे 7 कम, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 7। और कर्ण के बारे में बच्चों उसने बोला है कि कर्ण कितना है 13। तो ये हमारी तीनों वजह यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ लिख, तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई यानी कि लंब क्या होगा उससे 7 कम यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। और बच्चों सवाल में कर्ण दिया है हमको 13 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? देखिए तो बच्चों ये होती है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। तो आइए इसमें मान रखते हैं। देखिए तो आधार कितना था बच्चों x, तो ये हो गया x का वर्ग प्लस लंब कितना था यानी कि ऊंचाई x माइनस 7, तो ये इसका वर्ग कर दिया। और कर्ण कितना था 13, तो ये हमने 13 का वर्ग कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हमें x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या है पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो पहली संख्या हमारी x है तो पहली का वर्ग कर दिया, बीच में माइनस चिन्ह आ गया यहाँ पे। अब देखिए 2 गुणा और a गुणा b, तो a गुणा b का मतलब यानी दोनों संख्याओं का गुणा कितना है 7x, बगल में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 14x प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का वर्ग, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 बराबर 13 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होगा 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2, माइनस का 14x प्लस 49
ये 169 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये 2x² माइनस 14x, 169 में से ये 49 निकल जाएंगे तो माइनस के 120 रह जाएंगे ये। अब देखिए इसमें से मैं ले रहा हूँ 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ देखो, तो यहाँ से x² बचेगा, माइनस 2 से ये 7x बचेगा और माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर 0। अब बच्चों देखिए ये वाला 2 इसके बटे में आएगा और यहाँ पे 0 में भाग लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बचा केवल x² माइनस 7 माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा अचर पद माइनस 60 और x का गुणांक माइनस 7, तो हमें इस 60 को दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में रखना है यहाँ पे। देखिए तो कैसे कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 गुणा 60 कह सकता हूँ मैं, दूसरा तरीका 2 गुणा 30 कह सकता हूँ, या 3 गुणा 20 कह सकता हूँ, या 4 गुणा 15 कह सकते हैं, 5 गुणा 12 कह सकते हैं, 5 गुणा 12। उसके बाद में 6 गुणा 10 कह सकते हैं क्योंकि हमें 60 लाना है। अब देखिए 6 का भाग चला है, 6 के बाद में 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, सीधा 10 का जाएगा, तो 10 का हो ही गया। अब देखिए ये तो सभी का गुणा कर लो, कितना आ गया 60, लेकिन मुझे बीच में 7 चाहिए जोड़ के या घटा के। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने से और घटाने से 7 नहीं ला सकते आप, ना यहाँ से ला सकते, ना यहाँ से और ना ही यहाँ से। यहाँ पे देखिए आप 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है, लेकिन 12 और 5 को घटाएंगे तो 7 बन रहा है, यहाँ से भी नहीं बनेगा। तो मेरे सही गुणनखंड कौन से आए, 5 और 12। अब लेकिन मुझे माइनस का चाहिए 60, तो इनमें से किसी भी एक संख्या को मुझे माइनस की करना पड़ेगा। अब कौन सी को करना पड़ेगा वो यहाँ से पता चलेगा कि मुझे -7 चाहिए, तो मैं बड़ी वाली को माइनस कर लेता हूँ और छोटी वाली को प्लस कर देता हूँ। अब देखिए गुणा करें तो -60 हो जाएगा और 12 में से ये 5 घटेंगे तो ये -7 बचेगा। तो आइए देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x² प्लस 5x और -12x और ये -60 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों पे से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x, माइनस बाहर आ गया, प्लस बचा और 12 का भाग गया 60 में 5वां, तो x प्लस 5। अब देखिए x प्लस 5 फिर दोबारा से कॉमन आ गया और बच के आ गया x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों को शून्य के बराबर रख देंगे, तो ये मैंने रख दिया शून्य के बराबर। यहाँ से x का मान क्या आया, -5, और यहाँ से x का मान क्या आया, 12। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए, ठीक है। यानी कि ये हमारे दो मान आए हैं यहाँ पे x के, x का मान या तो -5 या 12, ये हमारा 12 सही है बिल्कुल। अब देखिए इसमें मैंने जो x माना था आखिर वो क्या माना था, तो वो माना था मैंने आधार। तो यहाँ से बच्चों आधार कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ मैं लिख दूंगा आधार बराबर 12। अब देखिए सवाल में हमको एक भुजा तो कंप्लीट दे रखी थी, कौन सी, कर्ण, शेष 2 भुजाएं हमको निकालनी थी, तो उनमें से एक भुजा यानी कि आधार कितनी आ गई, 12, और जो लंब था यानी कि ऊंचाई थी वो इस आधार से 7 कम थी, तो 12 माइनस 7 वो कितनी आ जाएगी, 5। तो आइए देखिए लिखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा ये हमने लिख दिया कि अतः समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं और इस प्रकार बच्चों हमने ये 5वां सवाल कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं इसका अगला 6वां सवाल। तो देखिए बच्चों ये हमारा 6वां सवाल कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत थी वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताइए और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमें सवाल में कैसे पता चले कि हम किसे माने, हम निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या माने या लागत को माने। तो देखिए मैंने बताया था कि उसमें जो शेष शब्द आता है वो किसके लिए आया है,
उसको हम मानते हैं। तो इसमें सवाल में बोला था कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वह यानी कि उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो इसका मतलब है कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से शब्द किसके लिए आ रहा है? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के लिए। तो उसको हम मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखे, तो ये हमने लिख दिया कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? x। अब इन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है क्या? प्रत्येक बर्तन की लागत यानी प्रत्येक नग की लागत। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लागत। तो देखिए कि निर्मित बर्तनों की संख्या यदि x है तब प्रत्येक नग की जो लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो ये दुगना कर दिया मैंने x का, और इससे 3 अधिक है तो ये उसकी लागत आ गई। अब देखिए उस दिन कुल जो निर्माण हुआ था उसकी लागत कितनी थी? 90 रुपया। तो यहाँ पे कुल कैसे निकलेगी? देखो बर्तन कितने बने हैं? x, यानी बनने वाले बर्तनों की संख्या कितनी है? x, और एक बर्तन की जो कीमत है वो कितनी है? लागत कितनी है? इतनी। इन दोनों का गुणा करा दूंगा तो मुझे कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, या हम कह सकते हैं कि प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कुल बर्तन कितने हैं? x, और एक बर्तन की लागत कितनी है? 2x + 3, और इसका कर दिया हमने गुणा, और वो यानी कि लागत कितनी दे रखी है सवाल में? 90। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। तो x का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², x का 3 से करेंगे तो ये 3x, और 90 आ जाएगा हमारा इधर, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए हमें करने हैं इसके गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड? तो बच्चों मैंने बताया था सवाल में, यदि किसी द्विघात समीकरण में x² के बगल में कोई गुणांक है तो उसका सबसे पहले अचर पद से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा किया मैंने 90 से, तो ये आ गया मेरा 180। अब देखिए बीच में मुझे लाना है 3, यानी जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए? 3। तो अब देखिए 180 के सभी संभव गुणनखंड कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरा पहला गुणनखंड हो जाएगा कि यदि मैं 1 गुणा 180 करूँ तो ये हो जाएगा। इसके बाद में मैं 2 गुणा 90 करूँ तो 180 हो जाएगा, या मैं 3 गुणा 60 करूँ, या मैं 4 गुणा 45 करूँ, या मैं 5 गुणा 36 करूँ तो भी हो जाएगा। 5 के बाद में 6 गुणा 30 करें, 7 का भाग जाएगा नहीं, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा इसमें। तो 9 गुणा हम 20 कह सकते हैं, या इसके बाद में 10 गुणा 18 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 11 का भाग नहीं जाएगा, 12 का भाग जाएगा। तो 12 गुणा कितना कह सकते हैं हम? 12 गुणा 15, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, तो 15 तो आ गया। तो ये हमारे सभी संभव गुणनखंड आ चुके हैं। अब देखिए कि इनमें से कौन सा सही माना जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए 3 जोड़ के या घटा के, यानी जोड़ के नहीं आएगा तो घटा के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मेरे सभी खराब हैं, क्योंकि इनको मैं दोनों को जोड़ूं या घटाऊं 3 नहीं आ सकता। ऐसे ही इससे नहीं आएगा, इनमें से किसी से भी नहीं आएगा, केवल इस वाले से आएगा, क्योंकि 12 गुणा 15 करें 180 आ जाएगा, और 12 और 15 का अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन मुझे यानी कि ये कितना चाहिए? माइनस का लास्ट में, और बीच में चाहिए प्लस का। तो इसका मतलब है कि मुझे प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या को मैं प्लस की कर लेता हूँ और छोटी को कर देता हूँ माइनस की। इससे क्या होगा? -12 का +15 से गुणा करूँगा तो माइनस के 180 हो जाएंगे, और 15 में से 12 जाएंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पे रखेंगे कैसे, तो देखो ये इसी तरह रखा रहेगा कि 2x²। इस 3x की जगह पर मैं क्या रखूँगा? -12x और प्लस के 15x। अब बच्चों जो 180 था वो हमने केवल इनके गुणनखंड करने के लिए किया था, यहाँ पे लेकिन 90 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें विशेष। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम? 2x। तो 2x यहाँ पे क्या बचेगा? x, माइनस 2 का भाग देंगे 12 में 6, x बाहर आ ही गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 15, तो यहाँ रह जाएगा x, 15 का 90 में भाग जाएगा 6 बार, बराबर 0। तो एक गुणनखंड तो आ गया मेरा x - 6, और एक आ गया 2x + 15 बराबर 0। अब देखिए मैं दोनों को 0 के बराबर रखूंगा,
तो x माइनस 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से मेरा x का मान क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा, आइए देखते हैं। देखो तो यहाँ से मेरा x का मान क्या आएगा, देखो 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 15/2। यहाँ से मेरा x का मान आया इतना, लेकिन ये माइनस में तो ये संभव नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, संभव नहीं। अब देखिए इधर x का मान क्या आएगा, x बराबर 6, ये मेरा बिल्कुल सही है, धनात्मक है। तो देखिए अब मैंने जो x माना था वो क्या माना था, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। तो एक आंसर तो आ गया मेरा कितना, कि निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई कितनी, 6। अब निकालना है मुझे प्रत्येक नग की लागत। तो वो नग की लागत कितनी थी, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो 6 का दुगुना 12 और 3 अधिक कितना होगा, 15। तो एक नग की लागत क्या होगी, 15 रुपये। तो आइए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो ये बच्चों देखो हमने लिख दिया कि अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x यानी कि 6 आ गई, तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी मानी थी हमने, 2x प्लस 3। तो 2 गुणा x का मान 6 प्लस 3, 6 गुणा 2 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपये। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया 6। इस प्रकार बच्चों हमने ये 6वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमारी ये 4.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।